हम लोगों का नेक्स्ट चैप्टर है वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो वर्क का डिफिनेशन देखते हैं। वर्क का डिफिनेशन क्या होता है? फोर्स इनटू बल की दिशा में तय की गई दूरी। द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड, उसी को कहते हैं हम लोग वर्क। W इक्वल्स टू Fs, तो फार्मूला हो जाता है। कभी भी कब कहा जाएगा काम हुआ है जब तक अगर उस पर फोर्स लगा है, उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ आया है, तभी कहा जाएगा वहाँ पे कुछ कार्य हुआ। वर्क जो है हमेशा फोर्स के द्वारा होता है, कभी किसी वस्तु के द्वारा वर्क नहीं होता है। वर्क किसके द्वारा होता है? हमेशा फोर्स के द्वारा। वर्क जो है, वर्क में होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से होता है एस जो है, इसके लिए स्केलर क्वांटिटी हो जाता है कौन? वर्क। इसको डिनोट किया जाता है न्यूटन मीटर में, लेकिन एक ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे, इनका नाम था जेम्स जूल। उनके नाम पर जो है 1 न्यूटन मीटर को जूल कहा जाता है। 1 जूल यानी 1 जूल किसके बराबर होगा? वही उतना ही कार्य के बराबर होगा जितना 1 न्यूटन फोर्स लगाकर किसी वस्तु को जो है 1 मीटर डिस्प्लेस किया जाएगा, तो वही हम लोगों का 1 जूल के बराबर हो जाएगा। अगर जैसे ही मान लीजिए फोर्स अप्लाई किया गया और जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसमें जो है एक एंगल आने लगा, मतलब कि इससे मान लीजिए कि ऐसे एक डिब्बा रखा हुआ है, इधर से फोर्स किया, इधर डिस्प्लेस किया, तो ये तो सही है। लेकिन मान लीजिए कि ऐसे है ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ऐसे फोर्स इधर से लगा रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, ठीक है। या फिर मान लीजिए कोई फ्लैट सरफेस पर रखा हुआ है, जैसे फोर्स हम इधर से लगा रहे हैं और ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, तो यहाँ पे F और S के बीच में एक एंगल बनने लगता है। तो उसी को हम जब ऐसा कुछ होता है तो हमको निकालने के लिए फार्मूला है वर्क डन इज इक्वल्स टू Fs cos थीटा। वही F और S के बीच में जो भी एंगल बनेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? cos थीटा एंगल रहेगा। तो वहाँ पे वर्क निकालने का फार्मूला हो जाएगा Fs cos थीटा। तो अब जीरो वर्क होगा। मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, W इक्वल्स टू Fs cos थीटा, पता चलिए गया। cos थीटा का वैल्यू cos 90 का वैल्यू होता है 0। तो cos 90 कब लगेगा? मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, इसको ऐसे हम दाबने लगे, ऊपर से इसे ढकेल रहे हैं, तो क्या इधर जाएगा? नहीं जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? वो 0 वर्क डन हो जाएगा, और डिस्प्लेस हुआ ही नहीं। तो डिस्प्लेस सब माने वर्क डन 0 कब होता है? cos 90 पर मैक्सिमम होता है कब? cos 0 डिग्री पर। 0 वर्क का एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए एक आदमी है, वो अपने मूड़ी पर सूटकेस जो है वो लेकर चल दिया है, लेकिन एकदम हॉरिजॉन्टली ही जा रहा है, कहीं ऊपर सीढ़ी पर नहीं चल रहा है, तब हॉरिजॉन्टली जा रहा है, तब जो है उसका वर्क डन जो होगा वो 0 होगा। सीढ़ी पर चलेगा तो वर्क हो जाएगा, लेकिन हॉरिजॉन्टली जाएगा तो उसका वर्क डन जो होगा वो 0 होगा। हमारे लिए कोई ऑब्जेक्ट है, वो सर्कुलर पाथ में इसी से घूम रहा है, वैसे से घूम रहा है, तो उसका वर्क डन किया हुआ 0 होगा। ये क्यों होगा? मान लिया सेंटर है, सेंटर से इसे एक टेंजेंट बनेगा, वर्क डन यहाँ पे वर्क से रुक गया, दिख रहा है, एक टेंजेंट बनने के कारण यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, तो कहीं भी लीजिएगा तो इसे ही 90 डिग्री बनेगा। इसके कारण क्या होता है कि वहाँ पे वर्क डन जो है 0 हो जाएगा। सर्कुलर मोशन में भी 0 हो जाएगा, मुड़ी को कोई लेके चल रहा है हॉरिजॉन्टल सर रास्ता पर, तो वो भी 0 हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए सूरज जो है इसके तरफ धरती घूमता है, तो धरती का वर्क डन बाई अर्थ जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। या फिर मान लीजिए धरती की चारों तरफ चंद्रमा घूमता है, तो उसका भी वर्क डन जो होगा वो 0 होगा। वर्क डन जो है निगेटिव कब होगा? जब cos थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हो, तो उस समय क्या होगा? cos 180 का वैल्यू -1 होता है, Fs cos थीटा जो है वहाँ का उसका वैल्यू माइनस में आ जाएगा, तो वहाँ पर वर्क डन जो है निगेटिव है। वैसे एग्जांपल देख लेते हैं। ये 180 डिग्री कोण बनेगा तो होता है जैसे फ्रिक्शनल फोर्स। आदमी इधर चलता है ना, तो उसका अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो निगेटिव वर्क डन होता है, उसका वर्क डन निगेटिव होता है। या फिर किसी वस्तु को डायरेक्टली से ऊपर फेंके कि वहीं स्पीड वहीं पे आ गया, तो उसके द्वारा भी वहाँ पे ग्रेविटेशन के द्वारा काम किया गया, जो वर्क डन होगा वो भी 0 होगा, सॉरी निगेटिव होगा। वर्क डन जो होगा वो निगेटिव होगा। मतलब देखिए यहाँ से एकदम सीधा फेंका जाए तो वर्क डन 0 निगेटिव होगा, और जाके वापस आ जाएगा वहीं पे वहीं, तो वर्क डन जो है 0 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखो। सिर्फ ऊपर जा रहा है एकदम सीधा ऊपर, तो वहाँ पे वर्क डन जो है निगेटिव है, और जाके वापस आएगा तो वर्क डन जो है वो 0 हो जाएगा। तो वर्क डन पॉजिटिव होगा जब सेम डायरेक्शन में होगा, निगेटिव होगा अगर पूरा अपोजिट डायरेक्शन में होगा, 0 होगा अगर जो है 90 डिग्री पे होगा तब। यही ये जो कार्य कर रहे हैं उस काम को करने के लिए क्षमता चाहिए, तो उसी को हम लोग एनर्जी कहते हैं। एनर्जी भी जो है वर्क की तरह ही है, इन दोनों का ऐसा यूनिट जो है जूल ही है। वर्क का भी जूल और एनर्जी का वैसा यूनिट जूल है। ये भी स्केलर क्वांटिटी है, ये भी जो है स्केलर क्वांटिटी है। जो अपने पोजीशन और शेप को होल्ड करने के कारण जो एनर्जी आता है उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी करते हैं, और जो मोशन में रहने के कारण जो एनर्जी आता है उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी करते हैं। यही काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ने पर क्या हो जाता है? मैकेनिकल एनर्जी हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv²। m क्या होता है? तो वस्तु का मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, अभी जाता है वेलोसिटी होता है। इससे क्या पता चलता है? काइनेटिक एनर्जी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास से, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के स्क्वायर है किससे प्रोपोर्शनल है?
तो वेलोसिटी से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के मास को बढ़ा दे रहे हैं, मास को बढ़ाने से और काइनेटिक एनर्जी भी और उसको दोगुना करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी जो है वो दोगुना हो जाएगा। लेकिन मास बढ़ाने से जो काइनेटिक एनर्जी दोगुना होगा, लेकिन उसके स्पीड पर जो है कोई फ़र्क नहीं, चार्ज जो है फिक्स रहेगा, उसका चार्ज जो है समान रहेगा। यदि उसको वस्तु का स्पीड दोगुना कर दे तो काइनेटिक एनर्जी जो है 4 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि उसके भी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसका दोगुना करेंगे तो जो है 4 गुना हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी का कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे बंदूक से गोली छोड़ा गया, धनुष से तीर छोड़ा गया, या फिर एक हथौड़ा जो कि जिससे मतलब मोशन में है, गिरता हुआ वर्षा का बूंद, बहता हुआ हवा, नाचता हुआ लट्टू। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन होता है वहाँ पे जो पानी के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है वो भी काइनेटिक एनर्जी का ही है। बंदूक से गोली, धनुष से तीर, गतिमान मोशन, हथौड़ा, गिरता हुआ बूंद, बहती हवा, नाचता हुआ लट्टू, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में पानी, सब जो काइनेटिक एनर्जी का ही है। उसके बाद आता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सीधे से देख लीजिए तो mgh, W=mgh, जहाँ पे m हो गया मास, g हो गया ग्रेविटेशन, h हो गया हाइट। तो इसके सबसे जो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, या फिर इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें g होता है कि नहीं, इसीलिए ये किस पे डिपेंड करता है, m पे और h पे। g तो फिक्स रहता है इसलिए m और h पे डिपेंड करता है, मास और हाइट पे डिपेंड करता है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ होता है, हमारी एक हील है, ऐसे हील है और हील पे यहाँ पे जो है तालाब है, उसमें पानी है, तो कुछ g हाइट पे है कि नहीं, इसलिए mgh के कारण जो है यहाँ इसमें पोटेंशियल एनर्जी है। तो घर पे जो ईंटा रखा हुआ है, इसे मतलब घर बनाया, घर पे यहाँ पे ईंट से जोड़ा हुआ है, तो ईंटा जो है g हाइट पे है, g 0 होगा वहीं पे ना 0, यहाँ पे g तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा, इसलिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है। या फिर धनुष जो है उसको ताना हुआ है, धनुष अगर ताना हुआ है तो वहाँ पे भी जो पोटेंशियल एनर्जी है जो कि छोड़ने के बाद जो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर जो है पत्थर फेंकने के लिए जो गुर्देल यूज किया जाता है, गुर्देल के मान लिए ऐसे है, उसमें जब तक घिंचाया हुआ है तब तक पोटेंशियल एनर्जी, जैसे ही छोड़ेंगे ही जाके उधर कहीं जाएगा तो सब जो कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि एनर्जी का नाइदर भी क्रिएटेड नॉट भी डिस्ट्रॉयड, सिर्फ ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह। काइनेटिक एनर्जी होता है ड्यू टू मोशन और पोटेंशियल एनर्जी होता है ड्यू टू कॉन्फिगरेशन। पोटेंशियल एनर्जी एक तरफ से एक तरीके का स्टोर्ड एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी है जो है वो नॉन स्टोर्ड एनर्जी, हमारी स्टोर्ड एनर्जी नहीं है। काइनेटिक एनर्जी है वो रिलेटिविस्टिक है, मतलब कि पहाड़ पे है तो पहाड़ पर धरती के हिसाब से रिलेटिविस्टिक है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है वो एम और बी पर डिपेंड करता है, वो रिलेटिविस्टिक नहीं है। डिफरेंस को देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी जो है वो मोशन, पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फिगरेशन। काइनेटिक एनर्जी स्टोर नहीं करता है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता है। पोटेंशियल एनर्जी जो है रिलेटिविस्टिक है, ये नॉन वाले में नॉन स्टोरेज, नॉन रिलेटिविस्टिक, नॉन स्टोर एनर्जी, और इस पर ये जो है मोशन में ये कॉन्फिगरेशन है। एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, उसका एग्जांपल देखना है यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे जब माचिस का तिली जलता है तो यहाँ पर रासायनिक जो केमिकल एनर्जी जो ट्रांसफॉर्म होता है किसमें, लाइट और हीट एनर्जी में। एक थर्मोकपल में क्या होता है कि हीट जो कन्वर्ट होता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट जो कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में थर्मोकपल में, THE द होता है, थर्मोकपल में हीट कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है मैग्नेटिक एनर्जी। टेलीफोन में क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होता है किसमें, साउंड एनर्जी में, या फिर जो लाइन से बजने वाला घंटी होता है उसमें। मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जब डायनेमो या टरबाइन होता है उसमें मैकेनिकल कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिक। उसका उल्टा होता है, टरबाइन या डायनेमो में मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल, विद्युत पंखा जो लाइन वाला पंखा होता है उसमें इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होता है। जो इलेक्ट्रिक जो बल्ब होता है लाइन वाला उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होता है हीट और लाइट एनर्जी में। जो हीटर होता है बिजली से चलना उसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म होता है हीट एनर्जी में। जो स्टोरेज सेल जो बैटरी होता है जो स्टोर रखता है उसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में। किसी चीज़ के जलने पर क्या होता है कि क्या होता है, जो उसका केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है किसमें, हीट एनर्जी में। फोटोग्राफिक प्लेट पे क्या होता है कि जो लाइट का जो केमिकल रिएक्शन होता है वो कन्वर्ट होता है किसमें, केमिकल एनर्जी में। वाइट हॉट मेटल बॉडी में क्या होता है कि लाइट एनर्जी कन्वर्ट, हीट एनर्जी जो कन्वर्ट होता है हीट कन्वर्ट होता है लाइट में, वाइट हॉट मेटल बॉडी पे। स्टीम इंजन में क्या होता है कि हीट एनर्जी कन्वर्ट होता है काइनेटिक एनर्जी में। एक घूमता हुआ पहिया में ब्रेक लगाने पर वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होता है किसमें, हीट एनर्जी में। जब एक
ग्रेविटेशन के अंडर में जो कोई चीज़ गिरता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाता है, इससे मतलब पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होता है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होता है काइनेटिक एनर्जी में। किसी वस्तु के फेंकने पर जो मस्कुलर एनर्जी है, जो मस्कुलर एनर्जी कन्वर्ट होता है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। और पृथ्वी पर से किसी वस्तु पर ऊपर से गिरा हुआ उसको उठाने में मस्कुलर एनर्जी कन्वर्ट होता है किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। रेडियो में क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है साउंड एनर्जी में। सोलर सेल में क्या होता है कि जो लाइट एनर्जी होता है वो कन्वर्ट होता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में सोलर सेल में कन्वर्ट होता है। तो सोलर वाटर हीटर होता है उसमें लाइट एनर्जी कन्वर्ट होता है किसमें, हीट एनर्जी में। जो एलपीजी होता है उसमें केमिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होता है, जो भी एनर्जी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर क्या होता है। पावर क्या होता है, पावर इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। मतलब पावर यही होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम जो होता है उसी को पावर कहा जाता है। मतलब कितना समय में तुम काम कर रहा है, काम तो सभी ही करेगा। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ से इस जगह से इस जगह जाना है, कोई 4 घंटा ले रहा है, कोई 10 मिनट में चल जा रहा है, तो वही तो पता चल रहा है ना, किसी में ज़्यादा पावर है वो जल्दी काम करेगा। तो इसलिए पर यूनिट टाइम को पावर कहा जाता है। चैप्टर का नाम है वर्क, एनर्जी और पावर। तीनों के तीनों जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। इसका ऐसा यूनिट जो है जूल पर सेकेंड है। यहाँ पे कार एनर्जी का क्या है, जूल है, जूल पर सेकेंड। इसको हम लोग किलोवाट में भी नापते हैं। 1 किलोवाट में होता है 1000 वाट। और वाट जूल पर सेकंड को ही हम लोग वाट लिखे, जैसे कि यहाँ पे न्यूटन मीटर को जेम्स जूल के चलते जूल लिखा जाता था, वैसे ही यहाँ पे जूल पर सेकंड को ब्रिटेन के वैज्ञानिक जेम्स वाट के नाम पर जो वाट लिखा जाता है। जूल पर सेकंड को वाट लिखा जाता है, न्यूटन पर मीटर को जूल लिखा जाता है। वैसे ही 1 किलोवाट में 1000 वाट, वहाँ 1000 वाट में 1000 जूल पर सेकंड हो जाएगा। 1 हॉर्स पावर में कितना होता है, 746 वाट होता है 1 हॉर्स पावर में। कोई काम करना है, यहाँ से वहाँ तक हमको जाना है, तो काम ये हो गया हम लोग का काम जो करना है, काम करना वर्क जाएंगे उसको कहेगा वर्क। वर्क करने के लिए चाहिए हमको एनर्जी, और कितना टाइम में कर रहे हैं उसी को कहेगा पावर। तो एनर्जी को उसी में एनर्जी की बात करें, एनर्जी जो है वो टाइम पर थोड़ी निर्भर कर रहा है, कितना देर में काम हो रहा है उस पर एनर्जी नहीं निर्भर कर रहा है, लेकिन उस पर पावर डिपेंड कर रहा है। तो इसीलिए एनर्जी का ऐसा यूनिट देखे तो जूल होता है, और पावर का ऐसा यूनिट जो है वो वाट होता है। एवरेज पावर क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ जो कुल टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, टोटल एनर्जी बाई टोटल टाइम क्या हो जाएगा, एवरेज पावर हो जाएगा। वैसे हम लोग घर पे जो आता है बिजली बिल वो किलोवाट आवर में आता है, किलोवाट आवर में। तो यहाँ पे 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है, 1 किलोवाट आवर में किलो को वाट को 1000 वाट में बदलिए, घंटा को 60 कीजिए सेकेंड में बदलने के लिए, 7 मिनट निकालने के लिए 1 किलोवाट आवर में आएगा 3.6 × 10⁻⁶ जूल आएगा। आइंस्टाइन के अनुसार एनर्जी को मास में बदला जा सकता है, मास को एनर्जी में बदला जा सकता है। और उनके अनुसार जब मास जो है कम्प्लीटली अगर एनर्जी में बदल गया है तो उस समय कन्वर्टेड एनर्जी को निकाला जाता है E=mc² से। ये आइंस्टाइन का सिद्धांत है, जहाँ पे सी जो है वो वैक्यूम में जो लाइट चलता है उसका स्पीड है। तो वही जो जैसे सब जगह क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ सब रिएक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मास चलता है, लेकिन न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन में इसमें जो है कंजर्वेशन ऑफ मास अलाउ नहीं होता है। वहाँ पर रिएक्टेंट बहुत कम खत्म होता है, प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे 1 ग्राम खत्म होता है ना न्यूक्लियर फ्यूजन में, तो कितना बनता है 9 × 10⁻13 प्रोड्यूस हो जाता है। ये सब किसमें यूज़ होता है, जैसे कि जो बम होता है हाइड्रोजन बम, एटम बम, रिएक्टेंट बहुत कम लगता है और धमाका बहुत बड़ा होता है किसी कारण। तो यही फार्मूला काम करता है E=mc। और मास किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मास कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, तो उसमें पहला तो वही एनर्जी कैन आइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ग्रेविटेशन के अंदर जो फ्री फॉल होता है, मुक्त रूप से गिर रहा जो वस्तु होता है, वो किस पे काम करता है, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, जो मतलब फ्रीली फॉल करता है ग्रेविटेशन के अंदर, उसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी काम करता है। यहाँ पे दे रहा है कि फोर्स दे रहा है 5 न्यूटन। पहला क्वेश्चन देता है फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन, और उसमें जिसमें डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो 4 मीटर का आ रहा है। तो वर्क निकालना है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कीजिए, फोर्स हो गया 5 और 5 × 4 यानी कि 20 हो जाएगा। 20 क्या कहते हैं जूल कहेंगे इसको, न्यूटन पर मीटर को 20 जूल लगा है एनर्जी वाला, वर्क डन हो गया 20 जूल। यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, व्यक्ति का एक 20 किलो का बोझा है, उसको मैंने यहाँ पे ज़मीन पर रखा हुआ है, उसको कितना ऊपर। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि 20 किलो का यहाँ से ले जाना है यहाँ 3 मीटर हाइट पे 20 किलो को, तो वहाँ पे जो है वर्क डन इज टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन फोर्स जो है यहाँ पे mgh होगा। फोर्स का डेफिनेशन क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे एक्सेलरेशन मास हो जाएगा तो मास तो वही है 20 किलो का, एक्सेलरेशन जो हो जाएगा g हो जाएगा। तो 20 × 10 × 3 यानी कि 600 जूल इसका आंसर हो जाएगा।
3 नंबर भी सेम क्वेश्चन है, 5 किलो का है, 2.4 मीटर ऊपर उठाना है और उसके बाद क्या करना है इसमें 10 से गुना कर दिए जी के लिए, इसका भी आंसर निकल जाएगा 120 जूल। 4 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें है कि 10 न्यूटन का कोई बल है 5 kg की किसी पिन पर 2 सेकेंड तक लगता है, तो किया गया काम निकालना है। तो पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाई टाइम है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, जिसमें वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पे हमको एस निकालना है, क्योंकि फोर्स दिया हुआ है 10 और क्या दिया हुआ है यहाँ पे एस हम लोग को निकालना है, तभी जाके हम लोग का कार्ड निकलेगा ना। तो हम लोग को फोर्स दिया हुआ है 10 न्यूटन और एस हम लोग को निकालना है। तो एस के लिए फार्मूला होता है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। 10 न्यूटन कोई 5 kg की 2 सेकेंड तक लगता है, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। पहले F इक्वल्स टू एम से ए निकालेंगे, एस इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर में ए हम लोग को नहीं पता है, तो ए निकालने के लिए F बाई एम हो जाएगा। तो F है हम लोग का 10 न्यूटन है, एम है 5, तो हम लोग का ए हो गया 2, क्योंकि 10 में 5 से भाग किए